हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग जानते हैं रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। तो 9:30 बज चुके हैं, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बता दीजिए सभी आप लोग कैसे हैं। तो क्लास की टाइमिंग आप लोग सभी जानते हैं, सुबह 9:30 बजे हैं। और अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एएलपी, जूनियर इंजीनियरिंग के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को दोस्तों मेरी क्रिसमस। और आप लोगों को पता है दोस्तों, डेली 1 PM पे मैं साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। 1 बजे और 4 बजे 2 क्लास होती है एमसीक्यू की, बहुत शानदार क्लास होती है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जितने भी पेपर आए हैं दोस्तों, वो सारी इसी वाली क्लास है। आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। आप लोगों को क्लास की कहां पर मिलेगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सर्च करें मेरा नाम, मुझे फॉलो करें। स्पेशल क्लासेज में यहाँ पर आप लोगों को सारी क्लासेज दिख जाएगी। आप लोग गोल सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोग देख लेना, सारी क्लास दिख जाएगी। अगर आप लोग नए यूजर हो तो पहली बार कोई क्लास को देखते हो तो आप लोगों से कोड पूछेगा, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, कोड यूज कर लीजिए नीरज 11, नीरज 11, अनलॉक कर लीजिएगा। सारी स्पेशल क्लासेज आप लोग देख सकते हो, चाहे कोई भी टीचर की हो, ठीक है। तो एक बार आप लोग अनअकैडमी पे एंट्री के लिए आप लोगों को कोड पूछता है तो नीरज 11 आप लोग डाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। बोला जा रहा है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे नॉन मेटल कौन से आपके कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर का ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए ध्यान रखें, जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है? वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गए? और आप लोग के जो मेटल होते हैं यानी धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर की होती है, अल्कलाइन आप लोग बोल सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे एसिडिक नेचर के होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ये तो जानते हैं कि मेटल्स के यानी धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला जिंक ऑक्साइड, ये क्या होगा? आप लोग सभी जानते हैं जिंक मेटल है। आप लोग सोचेंगे मेटल का ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, तो आप लोग देख रहे हो कि ये मेटल है और मेटल का ऑक्साइड है, यानी ये क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय ऑप्शन आएगा, क्षारीय ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि दोस्तों जिंक ऑक्साइड, और 2 ऑप्शन आप लोग याद रखिए, एक तो जिंक ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है, और एक आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आप लोगों का मेटल के ऑक्साइड है। 2 मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों? इनका बिहेव एसिड की तरह भी होगा, क्षार की तरह भी होगा, ठीक है। तो मेटल के 2 ऑक्साइड है, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आप लोगों के दोनों क्षारीय प्रकृति के नहीं होंगे, क्षारीय प्रकृति के तरह भी बिहेव करेंगे और एसिडिक नेचर की तरह भी बिहेव करेंगे, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। ग्रुप डी 2018, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आंसर बताइए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ आप लोगों को एलिमेंट दिया हुआ है और एक तरफ उनकी वैलेंसी दी हुई है, संयोजकता दी हुई है, बताइए। चलिए तो देखो बात को समझो आप लोग, यहां पर क्या दिया हुआ है? एलिमेंट दिया हुआ है, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और आपको एक तरफ उसकी संयोजकता दी हुई है। वैलेंसी क्या होती है? अपना आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं हीलियम की बात करते हैं,
दोस्तों हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। आप लोग सभी जानते हैं हीलियम तो वैसे ही इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, तो इनके भाज्यतम कक्षा तो वैसे ही पूरी तरीके से भरी हुई है, इनको तो कुछ चाहिए नहीं है, इसकी वैलेंसी तो 0 होगी। आप लोग ऐसे जानते हो, ऑप्शन नंबर ए हीलियम बिल्कुल करेक्टली मैच है। हाइड्रोजन की क्या होगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को पता है पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, 1 इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये चाहता है जितनी कैपेसिटी है उतना तो पूरा भर जाए। तो जैसे इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसकी जो भाज्यतम कक्षा है वो पूरी तरीके से भर जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। यानी इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए मैं यहां पर अष्टक नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर इसकी कैपेसिटी दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन की है, समझ रहे हो? बाकी सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसको केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 है, तो 1 जैसे आ जाएगा इसके पास में इसका आउटर मोस्ट शेल पूरा हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, बिल्कुल सही है। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। इसको क्या चाहिए? अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? तो अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाए तो इसके पास में भाज्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, समझ रहे हो बात को? तो आप लोगों के जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो ये कैसे होगा? 2,6। इसको क्या चाहिए? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास में अपना अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होती है दोस्तों। ऑक्सीजन आप लोग को 1 बता रखा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर बताइए। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड में जनरली क्या पाया जाता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो आप लोग जानते हैं एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन त्याग करें। तो हाइड्रोजन आयन अगर त्याग कर रहे हैं तो उनमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जितने भी एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, सभी में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ नहीं मिलता है यहाँ पर, है ना? मतलब आपको हर क्लास में चीख चीख के बताता हूँ। क्लास के बाद में जब कमेंट मिलता है तो उस कमेंट में आपको 2-3 लिंक दी होगी। एक तो 1 बजे वाली क्लास की, एक 4 बजे वाली क्लास की, उसको रीड मोर करा करो। नीचे पीडीएफ की भी लिंक होती है। फिर भी मतलब ऐसे है ना, आपसे ज़्यादा दिमाग तो 5 वाली क्लास के बच्चे में। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 बच्चों की। सर पीडीएफ का है, मतलब पीडीएफ क्लास के आधे घंटे बाद कमेंट में पिन हो जाती है, फिर भी पीडीएफ का है, वही कमेंट करते रहते हो। चलो आंसर बताओ। तो जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है, तो यहां पर एक चीज आप लोगों को पहले तो क्लियर करनी है, सभी मेटल, सभी धातु पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। आप लोग जानते हो ना, मैंने कल आपको बताया था जिंक ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करती है, ना ही ठंडी पानी के साथ में। आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो करती है तो पानी के साथ में अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कौन सी गैस करती है? आप लोगों की सोडियम करती है, पोटेशियम करती है। समझ रहे हो बात को? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो ये वाली स्लाइड मैंने आप लोगों को नोट्स में पढ़ाई थी। मैंने क्या बताया था? जब भी आप लोग मेटल किसी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोजन गैस का। कैसे होगा? इधर आ जाओ। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी मेटल हो, सोडियम हो, आपने इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो क्या निर्माण हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। पोटेशियम का ले लो, ये कैल्शियम ले लो, कैल्शियम की अभिक्रिया करवाई आप लोगों ने वाटर के साथ में, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस बनी। तो जब भी आप लोगों का मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? बताइए। सर आपकी क्लास आज शो नहीं हुई है, आज आप क्लास में आ गए ना? हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इवेंट में प्रॉब्लम थी, इवेंट लेट बना, कोई बात नहीं। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है?
देखिए, आप लोगों से कठोरता के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो जल में कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब दोस्तों अस्थायी कठोरता, और आप लोगों का परमानेंट हार्डनेस का मतलब है स्थायी कठोरता। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काफी आप लोगों से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, एक तरफ टू टेम्पररी यानी अस्थायी कठोरता, और एक तरफ आप लोगों की हो जाएगी परमानेंट यानी स्थायी कठोरता। तो आप लोगों से पहले तो ये पूछा जाता है कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है ये किसके कारण होती है। तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स के कारण में होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होते हैं। ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर उपस्थित है वाटर में तो ये हार्डनेस कौन सी हो जाएगी, टेम्पररी हार्डनेस हो जाएगी। और अगर आप लोगों से पूछे परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होती है, तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित है उस पानी में तो कौन सी हार्डनेस होगी, परमानेंट हार्डनेस होगी। अब आप लोगों को इस हार्डनेस को रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या क्या ऑप्शन आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों, टेम्पररी हार्डनेस कैसे आप लोग रिमूव कर सकते हो। आप लोग अगर वाटर को बॉईल करोगे, उबालोगे, इसी से आप लोगों की टेम्पररी हार्डनेस दूर हो सकती है, कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। लेकिन इसको आप लोग बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। तो इसको कैसे रिमूव करा जाता है दोस्तों, इसमें इस्तेमाल करा जाता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करा जाता है। बताइए, तो किसका इस्तेमाल करा जाता है, जल की स्थायी को यानी परमानेंट हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा Na2CO3 का इस्तेमाल करा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें से कार्बन का कौन एलोट्रोप नहीं है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, अपर रूप का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में रहना, सेम एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर में रहना। जैसे आपके कार्बन है, आप लोगों का ग्रेफाइट में इसका अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है, डायमंड में अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो कार्बन का एलोट्रोप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका फुलरीन हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड है, इसमें प्योर कार्बन नहीं है, इसमें प्योर कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, कार्बन का कंपाउंड है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है आरआरबी जेईई 2019। आरआरबी जेईई 2019, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो अगर आप लोगों से हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। इवन दोस्तों डायमंड का यूज कटिंग में भी यूज करा जाता है, इतना ही आप लोग का हार्ड होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। आप लोगों को दोस्तों जो ड्राई आइस होता है ना, ड्राई आइस, इसका आप लोगों को फॉर्मूला बताना है, ड्राई आइस का, शुष्क बर्फ का। तो ये आप लोगों का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 का, बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, देखिए आप लोग जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव चाहता है अपनी स्पीसीज को बनाए रखना, अपनी प्रजाति को बचाए रखना। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, मैंने कल भी आपको बताया था, या तो वो अमर हो जाए या फिर वो क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। तो अमर तो हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन ही करेगा। अब जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है असेक्सुअल अलैंगिक, और एक होता है आप लोगों का सेक्सुअल यानी लैंगिक। अलैंगिक क्या होता है, जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जिसमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और आप लोग का सेक्सुअल, जिसमें सिंगल पेरेंट नहीं, दो पेरेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अलैंगिक का मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल्स बताए थे, बडिंग बताया था, क्या बडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुकुलन। जरा इसके दो एग्जांपल बताइए कहां पर होता है। तो मैंने आपको बताया था जो हाइड्रा होता है, यीस्ट होता है, इनमें क्या होता है, बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, तो यहां से आप लोगों का बर्ड निकलना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ग्रोथ करके वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग आप लोगों का क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, एक अलग ऑर्गेनिज्म है। समझ गए बात को।
तो लेकिन अभी आप लोगों से अलैंगिक का नहीं पूछा, सेक्सुअल का पूछा है। तो यहां पर क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, पहली बात तो ठीक है, सिंगल पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 पेरेंट्स सेम सेक्स के नहीं होते दोस्तों, अपोजिट सेक्स के होते हैं, 2 पेरेंट अपोजिट सेक्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैंने कल आप लोगों को बर्डिंग का बताया था, लेकिन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैं आपको टाइप बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। देखो मैंने यहां पर लिख दिया है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फिजन किसमें होता है, फिजन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल आप लोगों के 2 पार्ट में अगर टूट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो अगर पूछे बाइनरी फिजन किसमें होता है, ये होता है आप लोगों के अमीबा में। अगर आप लोग के 2 से ज्यादा पार्ट में अगर टूट रहा है तो ये किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। आप लोग बोलेंगे प्लाज्मोडियम क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट है। ये आप लोगों का कौन सी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये भी दोस्तों रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है, आप लोग की जो बॉडी होती है कई खंडों में टूट जाती है, कई ब्लॉक में टूट जाती है, और वो हर एक ब्लॉक एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो अगर आप लोगों से पूछे फ्रेगमेंटेशन किस में होता है तो ध्यान रखेंगे प्लेनेरिया में होता है। ये सभी से एक बार 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे सब आप लोगों को क्लियर कर दिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चले आगे, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग होता क्या है। इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये समझने होगा। देखिए आप लोगों को पता है जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, कैल्शियम भी हमारे लिए जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है, आयरन भी जरूरी है। सिमिलरली प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है, नाइट्रोजन इनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। लेकिन ये नाइट्रोजन इनको मिलेगी कहां से, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में दोस्तों, N2 फॉर्म में है, जिसको प्लांट सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, या नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लांट अब इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा राइबोजियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे पाया कहां पर जाता है, तो दाल के पौधे जो होते हैं ना उसकी जड़ों में पाया जाता है। दाल पल्स होता है ना, पल्स के प्लांट्स, तो दाल की पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। समझ में आ गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, टमाटर क्या है, जेई 2019 का क्वेश्चन है ये भी, और आप लोग का एनटीपीसी में आया, जेई में भी आया सेम क्वेश्चन 2019 में। बताओ टमाटर क्या है, व्हाट इज टोमेटो। तो टमाटर हम लोग को लगेगा सब्जी है, लेकिन दोस्तों ये आप लोग को क्या होता है, फ्रूट होता है, फल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक प्रकार का क्या है, फ्रूट है, फल है, हम लोग खाते हैं इसको सब्जी की तरह। देखो आप लोगों से अगर डिफरेंस पूछूं मैं, फल और सब्जी में क्या डिफरेंस होगा बताओ, एक छोटा सा डिफरेंस बताओ। मैंने क्लास में बताया था, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फ्रूट और वेजिटेबल में डिफरेंस क्या होगा, फल और सब्जी में डिफरेंस क्या होगा, तो फल और सब्जी में डिफरेंस ये है कि जो सब्जी होती है इसमें सेल्यूलोज का अमाउंट क्या होता है, सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है, और फल में सेल्यूलोज का अमाउंट कम होता है। समझ गए बात को, तो सब्जी में सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों का फ्रूट है, एक टमाटर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी सोर्स क्या है। मतलब आप लोगों को जो 4 चीज दे रखी है वो आप लोगों को एनर्जी की करेंसी दे रखी है, आप लोगों को एनर्जी की करेंसी बतानी है। करेंसी का मतलब क्या है, जैसे आप लोग मनी किस में मेजर करते हो, कोई डॉलर में मापता है, कोई रुपया में मापता है। सिमिलरली बायोलॉजी में जो एनर्जी मेजर करी जाती है वो एक यूनिट में करी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। तो आप लोगों का जो एनर्जी स्टोर होती है, जब भी आप लोगों का रेस्पिरेशन होता है उससे एनर्जी मिलती है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो पौधे शॉर्ट होते हैं, बोने होते हैं, अगर आप लोग इनकी लंबाई को बढ़ाना है
तो किसका इस्तेमाल करा जाता है? तो प्लांट में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। इस जिब्रेलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? जो बौने पौधे होते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एथिलीन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों? फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे इकलौता ऐसा प्लांट हार्मोन कौन सा है जो गैसीय स्टेट में पाया जाता है, दैट इज एथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस कंडीशन में। अभी तो आप लोग ध्यान रखें जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाए, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, आओ देखो देखो होता क्या है, जब भी आप लोग जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, जब भी आप लोग किसी भी बॉडी को आप लोग पानी में डालेंगे या किसी भी लिक्विड में डालेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया, तो जब भी आप लोग किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालेंगे, क्या कुछ अमाउंट का लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा? क्या डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है? जब ये बॉडी पानी के अंदर नहीं आई थी तो सभी जगह क्या था? पानी था। लेकिन जैसे ही आप लोग की बॉडी आ जाएगी, जैसे मान लो उसका 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे ये बॉडी पानी में आ जाएगा तो इसका इतना वॉल्यूम पानी के अंदर आ गया। तो इतना जो वॉल्यूम पानी के अंदर आया, तो इतना वॉल्यूम पहले कहां था? क्या था? पानी था। अब इतना पानी इधर उधर चला गया होगा। तो जब भी कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में आती है तो कुछ अमाउंट का लिक्विड डिस्प्लेस्ड करती है, विस्थापित करती है। इसकी वजह से इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, हम लोग इस फोर्स को बोलते हैं बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। और ये जो व्याख्या करी थी, ये किसने करी थी? आर्किमिडीज ने करी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किलोवाट आवर इज अ यूनिट। किलोवाट आवर जो होती है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे कल सैटरडे है, परसों संडे है, ये आपके अंतिम 2 दिन है। इसमें बहुत लंबी लंबी क्लास लेंगे, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेंगे, पहले ही मैं बता देता हूं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप लोग सभी देख के जाना। 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेंगे। चलो आ जाओ। तो किलोवाट आवर इज अ यूनिट। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? समझो बात को। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। आवर को लिख दो। वाट को क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड लिख सकते हो। घंटे का मतलब क्या होता है? 3600 सेकंड होता है। तो सेकंड से सेकंड कट गया तो कितना बचा? 36 × 10⁵ जूल बचा। तो ये आपका 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 36 × 10⁵ जूल। यानी ये आपकी जूल क्या है? एक एनर्जी की तो यूनिट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले आगे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो आपने देखा होगा कभी सेंट की, आपने परफ्यूम की, आप लोगों ने शीशी खोल के रख दी होगी तो पूरा कमरा आप लोगों का महक जाता है। इसका कारण क्या होता है? समझो बात को। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का रूम है, इस रूम में क्या एयर होगी? क्या वायु होगी? क्या बिल्कुल होगी। तो इसमें क्या होगी? एयर होगी। इस एयर के मैं आप लोगों के मॉलिक्यूल बना रहा हूं, है ना? समझ रहे हो बात को? अब यहां पर आप लोगों ने क्या रख दी? शीशी खुली रख दी। तो होता क्या है दोस्तों, इस जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें घुस जाना, इसमें चिपक जाना। अब जब जब ये पार्टिकल आपका आगे जाएगा तो अपने साथ में क्या उस परफ्यूम के पार्टिकल को भी लेके चल रहा है, तो पूरे कमरे में आप लोगों की क्या हो जाती है? महक हो जाती है। इसका कारण क्या है? डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विसरण। समझ गए? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? आंसर बताइए। थ्री 3.6 × 10⁶ होगा सर। 3.6 × 10⁶ होगा। अरे मैंने तो गलती कर दी, 36 × 10⁵ कोई बात नहीं है। 10 का गुना कर दो, 10 का भाग दे दो। 10 का भाग दोगे तो 3.6, गुना करो तो 10⁶ जूल। लो भैया, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है क्या? मतलब कमेंट करने में तो आ गया तो सर ये नहीं होगा, ये होगा।
सर 4 + 3 7 नहीं होता, आप गलत बता रहे हो। मैंने मेरे मास्टर से पढ़ा था 3 + 4 7 होता है। अरे तो मेरे दोस्तों दोनों सेम ही चीज़ है, 10 का गुना कर लो, भाग कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताइए। देखो, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। देखिए आप लोगों के पास में एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, कोई गैस भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है। आप लोगों को पता है दोस्तों, गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, कोई कहाँ पर भाग रहा है, 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 ठीक है। अगर आप लोग गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, मतलब आपने इनको एनर्जी दे दी। तो एनर्जी अगर दोगे तो क्या ये तेज भागेंगे, ये तेज भागेंगे क्या, बिल्कुल तेज भागेंगे। तो तेज भागेंगे तो दोस्तों ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम करेंगे। अब मान लो गैस, यार इतनी सी गैस है, कहीं जा ही नहीं रही, इतना सा ही है, कहीं जा ही नहीं रही, इसका एनर्जी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप लोग इनका टेम्परेचर कम करोगे, तापमान कम करोगे, इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इनका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहे थे वो भी कम होगा। टेम्परेचर और कम करोगे, कम 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 कम, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करे उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और उस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 केल्विन। अब जीरो देखते ही कुछ जने कूदेंगे ऐसे, एग्जामिनर कूदेगा ऐसे। देखो 0 केल्विन है, आपको सेल्सियस में बदलना है। तो अगर आप लोग सेल्सियस को केल्विन में बदलते हो तो क्या करते हो, 273 ऐड करते हो, तब जाके केल्विन मिलता है। अब आप लोगों को सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में से 273 माइनस करो, तो 0 में से 273 करोगे तो -273 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। पॉलिनेशन इज, परागण क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ये आप लोगों के प्लांट्स का एक रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है आप लोगों का। तो जैसे आप लोगों को पता है मेल से स्पर्म मिलता है, फीमेल से एग मिलता है। यहां पर क्या होता है, जो आप लोगों के फ्लावर होते हैं तो इनमें जो एंथर होता है उससे निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, परागकण, और ये कहां पर जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ पोलन, यानी आप लोग इनको हिंदी में परागकण भी बोल सकते हो, पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हो, सिंपली पोलन भी बोल सकते हो। तो पोलन अगर एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन, जिसके द्वारा प्लांट आप लोग के रिप्रोड्यूस करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताओ व्हाट इज एयर पॉलिनेशन कॉल्ड। मतलब अगर हवा के द्वारा ये हो रहा है, देखिए आप लोगों को मैंने बोला पॉलिनेशन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, सॉरी पोलन ग्रेन्स को, परागकण को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में लेके जाना है। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों आप लोग की कई तरीके से हो सकती है। ये प्रक्रिया हवा के माध्यम से भी हो सकती है कि हवा से पोलन ग्रेन्स आप लोग के एंथर से स्टिग्मा में चले गए, या हो सकता है कोई आप लोगों का बटरफ्लाई आई, वो क्या कर रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स लेके जा रहे हैं। तो कई प्रकार से हो सकता है। तो हवा के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। कैसे याद रखेंगे, आप लोगों को बताया हवा का वेग मापने के लिए, यानी एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो, एनीमो आप लोग को हवा से कुछ रिलेटेड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए होता क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है प्लांट्स का वो क्या होता है, फ्लावर होता है। वो क्या होता है, फ्लावर होता है। अब ये आप लोगों का फ्लावर है, इसमें आप लोग का मेल पार्ट कौन सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और इस मेल पार्ट जो स्टेमेन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ये होता है आपका एंथर। क्लियर। तो इस एंथर से आप लोगों के पोलन ग्रेन्स परागकण जाएंगे। कहां पर जाएंगे, फीमेल पार्ट में जाएंगे। फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। क्या क्या आता है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल। क्लियर। तो ये आप लोग का जो स्टिग्मा है, एंथर से स्टिग्मा में आप लोगों के परागकण जाते हैं। अब ये प्रक्रिया हवा से भी हो सकती है, अगर हवा से हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, चलिए आंसर बताइए। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। आप लोगों का बॉयल का एक नियम होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट एक लॉ है, एक नियम है। आपने सुना होगा गैलुसेक का लॉ, आपने सुना होगा चार्ल्स का लॉ, आपने सुना होगा बॉयल्स का लॉ।
तो बॉयल्स का जो नियम होता है कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से 2 मिनट लूंगा, सारे गैस के नियम मैं आप लोगों को एक ही साथ बता दूंगा जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं 3 लॉ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। एक बताने वाला हूं आपके बॉयल्स लॉ, एक बताने वाला हूं चार्ल्स लॉ, एक बताने वाला हूं गैलुसेक का लॉ। क्लियर है क्या? कौन कौन सा बताने वाला हूं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक का लॉ। अब ये आप लोगों के जो तीनों लॉ है, एक है बॉयल्स का नियम, एक है चार्ल्स का नियम, एक है गैलुसेक का नियम, ये तीनों नियम अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं। जैसे आप लोगों को बोला है बॉयल जो आपका लॉ होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है, तो एक ट्रिक याद रखो बहादुर टीपू सुल्तान। क्या बोलोगे? बहादुर टीपू सुल्तान। तो बहादुर टीपू सुल्तान से याद रखेंगे जो बॉयल्स लॉ होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आप लोगों का अप्लाई होता है। तो बॉयल्स लॉ कौन से के लिए होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है। चलो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए क्या? अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों का चार्ल्स लॉ। तो सी से याद रखो सीपी, तो चेतेश्वर पुजारा है ना, भारतीय जो क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा। अगर कोई क्रिकेट नहीं देखता, बास्केटबॉल देखता है तो वहां पर क्रिस पॉल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्रिस मतलब चेतेश्वर पुजारा से याद रखो जो चार्ल्स लॉ होता है वो कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में, ठीक है। और आप लोगों के दोस्त है जो आपको गाली वगैरह देते हैं, लेकिन आप तो एक काफी सहज इंसान है, आप लोग बोलते हैं भाई गाली वाली मत दिया कर, गाली वाली, तो GV। तो यहां से याद रखेंगे जो आपका गैलुसेक का नियम होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप लोगों का अप्लाई होता है। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई क्या कि बॉयल्स लॉ कौन सी कंडीशन में होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर में। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर में, गैलुसेक लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब सर ये तो बता दिया, इसका मतलब क्या होता है? आइए समझिए। आप लोग मानिए कि कोई आप लोगों ने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या है? कोई गैस है। इस गैस का दोस्तों कुछ प्रेशर भी है। ऐसे समझो कि आप लोगों ने कोई ऐसे सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर आप लोगों ने लगा दिया पिस्टन। आप लोग बोलेंगे पिस्टन क्या होता है? दोस्तों पिस्टन आपका नीचे आ सकता है, पिस्टन आपका ऊपर जा सकता है। इसके अंदर मान लीजिए कोई क्या है? गैस है। इस गैस का क्या है? कुछ प्रेशर है, कुछ दाब है, मैंने मान लिया P होगा। इसका कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम आयतन मैंने मान लिया V। इसका कुछ टेम्परेचर होगा T। आप लोग जानते हैं एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PV बराबर mRT। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, एक समीकरण है PV बराबर mRT। तो सबसे पहली बात हम लोग कौन सा नियम समझने जा रहे हैं? वो हम लोग समझने जा रहे हैं गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम क्या बोलता है? पहली बात, ये कौन से कंडीशन पे अप्लाई होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट आयतन पे। आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप लोग पिस्टन को नीचे लेकर आओगे, गैस को कंप्रेस करोगे, या पिस्टन को ऊपर लेकर जाओगे जब गैस एक्सपेंड करेगी, तो जो इसका द्रव्यमान है m है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे दोस्तों गैस 1 किलो की थी तो 1 किलो ही रहेगी ना, यानी ये m तो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये R क्या होता है? ये भी गैस कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों का डिपेंड करता है, हाइड्रोजन का अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है। आप मुझे बताइए अगर मैं इस गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या ये R का मान चेंज होगा क्या? इस R को बोलते हैं गैस नियतांक। क्या R का मान चेंज होगा क्या? मुझे बताइए, अगर मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं या आप लोगों को इस पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा हूं तो गैस आपके ऊपर की ओर जा रही है, इस R का मान चेंज होगा क्या? आप लोग क्या गैस चेंज कर रहे हो क्या? मान लो अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रहेगी, ऐसे थोड़ी इसको दबा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है सर, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? देखो रटो मत वरना एग्जाम में भूल जाओगे, समझो बात को। तो ये तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी। अब आप लोग समझो गैलुसेक लॉ क्या बोलता है। गैलुसेक लॉ क्या बोलता है कि अगर आप लोगों का भैया PV बराबर mRT थी तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गैलुसेक लॉ क्या बोलता है? अगर वॉल्यूम को आप लोग कांस्टेंट रखो, नियत रखो। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है? ना ही आप लोग इसको कंप्रेस कर रहे हो, ना ही पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो। आप लोग का जो गैस है इस फिक्स वॉल्यूम में। समझ में आ गई क्या बात को? तो आप लोग खुद मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा प्रेशर पे? ये गैलुसेक ने बताया, लेकिन हम लोग गैलुसेक का स्टेटमेंट याद नहीं रखेंगे। हम लोग सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि इस वाली कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आप लोगों से पूछे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर भी बढ़ेगा।
टेम्परेचर कम करोगे प्रेशर भी कम होगा। यानी कहने का मतलब गैलुसेक लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लोग इसको हीट करोगे, गैस का तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर, ये बोलता है आपका गैलुसेक लॉ। समझ में आ गई बात को? जल्दी से बताइए। ये पहला समझ में आ गया, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ किस पे अप्लाई होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। लो भैया मैंने लिख दिया पीवी बराबर mRT लिख दिया। इस m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, r पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? अगर आप लोग प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, मतलब आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो कि अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो अगर आप लोग प्रेशर को भी नियत रख दिया, तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसको हीट करोगे तो ये एक्सपेंड होगा। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। तो आप लोग का चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। समझ में आ गया? अब तीसरा हम लोग समझते हैं बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, तो वो ही पीवी बराबर mRT। दोस्तों m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, r पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉयल्स लॉ बोल रहा है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम में खुद रिलेशन बताओ क्या होगा। अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि दोस्तों पीवी बराबर मान लो दोस्तों 4 है। क्लियर, अभी मान लो 2 × 2 है, तो अगर आप लोग इस एक संख्या को बढ़ाओगे तो एक संख्या को कम करना पड़ेगा ना। तो आपका बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो पीवी बराबर कांस्टेंट आर। इसका मतलब क्या है? पी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, पी को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका कम होगा। दोस्तों क्या सारे गैस के नियम आपको समझ में आ गए? क्या आगे से कभी आप लोगों को अलग अलग गैस के नियम याद रखने की जरूरत है क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2-3 मिनट लूंगा, लेकिन आप लोगों को सारे गैस के नियम समझ में आ जाएंगे। बताइए, जल्दी से बताइए, थम्स अप करके बता दीजिए। क्लियर? जल्दी से बता दीजिए थम्स अप करके। अब कुछ बोल रहे हैं पीवी बराबर nRT। अरे वो छोड़ो भी, वो n वहां पर नंबर ऑफ मोल्स होता है, r आप लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इतना भी आप लोग को नहीं समझना है, बस आप लोग को 3 लॉ समझना है। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं जितने भी विटामिन होते हैं आप लोगों को फूड से लेना पड़ता है, लेकिन 2 विटामिन ऐसे हैं आप लोगों के, विटामिन डी और विटामिन के, जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो ध्यान रखें, विटामिन डी तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है, और विटामिन के आप लोगों की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। इसके द्वारा विटामिन का निर्माण होता है। कौन कौन से? विटामिन के का भी होता है, विटामिन B12 का भी होता है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? ई कोलाई, जिसको हम लोग पूरा इसका फॉर्म हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, या फिर ई कोलाई आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हो। ये आपकी आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगा। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। तो इतने आप लोगों के मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, इतने मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब होता क्या है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोगों का मोल क्या होता है? जैसे दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन का मतलब 12 होता है ना। तो सिमिलरली जब भी बात करे जाए मोल की, तो मोल का मतलब है उसमें कितने अणु हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। तो किसी गैस के पास में इतने अणु हैं, मतलब उस गैस के पास में कितने मोल है? 1 मोल है, 1 मोल है। क्लियर? 1 मोल है, 1 मोल है। तो एसटीपी पर कितना आयतन घेरेगा? अब ये क्या है आपका एसटीपी? ध्यान रखें, एसटीपी का मतलब क्या होता है आप लोगों का? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है। प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एसटीपी पर चाहे कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई सी भी गैस हो, अगर वो एसटीपी पर है, एसटीपी का मतलब क्या है? अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ध्यान रखेंगे कोई सी भी गैस अगर एसटीपी पर होंगे तो उसके 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
एक मैंने बोला आप लोग के पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो अगर इसका टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर 20 है, अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर इसका 1 मोल गैस लिया आपने, इसका भी 1 मोल गैस लिया, तो दोस्तों गारंटी है इसका भी जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, इसका भी 22.4 लीटर होगा। तो अगर आप लोगों का एचटीपी पर इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल, और ध्यान रखेंगे एचटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या बोलोगे? तो देखिए इधर आओ। तो आप लोग जानते हैं, जैसे ये आप लोग 2 एग्जांपल लीजिए, 17 Cl35 70 Cl37, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, परमाणु क्रमांक तो सेम है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या तो दोनों में 17 है, लेकिन ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 35 है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37 है, यानी जरूर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, क्योंकि प्रोटॉन तो आप लोग के सेम है। तो यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो या आप लोग का न्यूट्रॉन की संख्या अलग, प्रोटॉन की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बताइए? तो देखिए आप लोगों का दोस्तों 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोन, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। लेकिन आप लोगों से आंसर तो दोस्तों मीटर में पूछा हुआ नहीं है, आप लोग को पता है मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों ये जो मिली होता है ये एक उपसर्ग होता है, प्रेफिक्स होता है, जिसका मतलब होता है 10 की पावर -3। तो आप लोगों को वो लेकर आना है ना। तो देखो 10 की पावर -6 मीटर था, तो आप लोग का एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर और नीचे 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 से गुणा भाग कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो कितना हो गया 10 की पावर -6 मिलीमीटर, और नीचे 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 10 की पावर -3 मिलीमीटर, यानी आप लोग का 0.001। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.001 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चले आगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो आप लोग समझिए, जैसे आप लोगों का एक्टिवा है, आप लोगों की या बाइक है, आप लोगों ने मेन स्टैंड पे खड़ी कर दी, आप लोग जब चालू करके दोस्तों एक्सीलेटर देते हो तो पीछे वाला पहिया घूमता है क्या? तो अगर पीछे वाला पहिया घूम रहा है तो इसका कुछ आरपीएम भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 80 आरपीएम इसकी स्पीड है, 80 आरपीएम का मतलब क्या है, 1 मिनट में 80 रोटेशन कर रहा है, 80 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 80 रोटेशन कर रहा है। तो वो जो पहिया है कितने रोटेशन कर रहा है, इसके लिए क्या होती है, एक डिवाइस होती है टैकोमीटर। तो मान लीजिए टैकोमीटर है, मैं क्या करूंगा, इधर टैकोमीटर लगाऊंगा इसके टिप पे, बिल्कुल इसके सेंटर पे, तो ये आपका डिजिटली आप लोगों का होता है, यहाँ पर नंबर शो कर देगा। जैसे 120 शो कर दिया, तो 120 का मतलब क्या है, 1 मिनट में 120 रोटेशन ये कर रहा है। समझ में आ गया बात को? तो जो टैकोमीटर होता है वो स्पीड नापता है, और स्पीड भी कौन सी, रोटेशनल स्पीड नापता है, घूर्णन गति, रोटेशनल यानी घूर्णन गति नापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पेनेट्रिंग पावर इसमें से किसकी होती है? बताइए, न्यूनतम भेदन शक्ति किसकी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होती है दोस्तों गामा रे की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां पर देखो, मैंने आप लोगों को तीनों बताया, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। तो अल्फा रेस तो देखो पेपर को ही पेनेट्रेट नहीं कर पा रही, जो आपकी बीटा है उसने पेपर को भी पेनेट्रेट कर दिया, इसको भेद दिया, लेकिन एल्यूमिनियम के शीट को ये पेनेट्रेट नहीं कर पा रही। जबकि जो गामा रे है उसने पेपर को भी पेनेट्रेट कर दिया, एल्यूमिनियम को भी पेनेट्रेट कर दिया, लेड को भी आप लोगों को क्या कर रहा है, ये पेनेट्रेट कर रहा है कुछ हद तक। तो सबसे ज्यादा जो पेनेट्रिंग पावर होती है गामा की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो देखिए ये आप लोगों का क्या है, पानी है, समझ रहे हो, ये कोई बुलबुला है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गहराई पर जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी अभी जो बुलबुला है इसके चारों ओर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, इसके चारों ओर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। जब ये बुलबुला आप लोग का ऊपर आएगा तो चारों ओर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चारों ओर प्रेशर लगने वाला कम होगा तो इसका जो साइज हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे तो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा था। तो जब भी कोई आप लोगों का बुलबुला ऊपर आएगा तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा न्यूनतम पूछिए, आई एम रियली सॉरी, तो न्यूनतम हो जाएगी अल्फा रे की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अल्फा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा पूछता तो गामा हो जाता, ठीक है। न्यूनतम पूछिए, आई एम सॉरी, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट मत कर देना कोई भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो कई बार कुछ, जैसे एक क्वेश्चन था वाला, कौन सा था, हाँ एटॉमिक नंबर वाला, पीरियोडिक टेबल में। तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेसिस है। मैंने गलती से एटॉमिक मास पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ाता गया तो एक अगले क्वेश्चन में कमेंट आया सर वो होगा, फिर मैंने वापस देखा, बोला आई एम सॉरी, उसको सही कर दिया। कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं ना, रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ रहे हैं और गलती हुई, सब बंद करके नहीं पहले कमेंट करूंगा, पहले कमेंट भी तो करना है सर को, सबसे ज़्यादा लाइक्स भी तो लेकर आना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। कोई गर्ल है, कोई लड़की है, मान लीजिए कोई झूला है ना, कुछ इस टाइप का झूला है, ऐसा ही होता है झूला। अब यहां पर कोई लड़की बैठी है ना, अभी बैठी वाली कंडीशन में झूला झूल रही है। तो अगर लड़की मान लीजिए झूले पे खड़ी हो जाएंगी तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये पहले ऐसे जाके आने पर जो पूरा एक चक्कर लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, क्लियर। अगर मान लीजिए खड़ी हो जाएगी तो वो वापस जाने में जो पूरा एक चक्कर में जो समय लगेगा वो कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, सेम लगेगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं, ये मान लीजिए कोई धागा है, इससे कोई एम मास है, आप लोगों ने हैंग कर रखा है। आप लोग जब इसको छोड़ोगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो इसमें जो समय लगता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, 2π√L/g। यहाँ पर L क्या है, ये m मास, जहाँ से आप लोगों का धागा हिंज है उससे कितनी दूरी पर है, क्लियर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए भैया, ये तो आपका एक पॉइंट मास था, मतलब पूरा का पूरा मास यहीं पर था, लेकिन जो लड़की है इसका पूरा मास पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। ऑब्वियसली बात है, हमारा पूरा मास किस में है, पूरी बॉडी में। हमारी उंगलियों का भी कुछ मास होगा, कुछ कानों का भी होगा, कुछ पैरों का भी होगा। तो जैसे ही लड़की खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाएगा क्या? मतलब मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ पर है, समझो यहाँ पर है। तो अगर अभी लड़की बैठी थी यहाँ पर कहीं पर था, तो लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा क्या? यानी जहां से हिंज है ये एल डिस्टेंस कम हो जाएगी क्या? ये एल आपकी कम हो जाएगी क्या? बिल्कुल कम हो जाएगी। टाइम पीरियड हो जाएगा कम, यानी एक चक्कर में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो विल बी रिड्यूस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब वायु दाब मापी का मतलब क्या है? एक ऐसा उपकरण जो वायु दाब को माप रहा है, अगर इसका पाठ्यांक सहसा गिर जाए, इसकी रीडिंग एकदम से फॉल हो जाए। रीडिंग कम होने का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब एकदम से कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है? तो ये आप लोग समझिए, ये आप लोगों की अर्थ है। इसके यहां पर क्या है दोस्तों? एयर है। तो एयर क्या करती है? अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है उसी को तो हम लोग बोलते हैं वायु दाब, या फिर हम लोग उसी को तो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या हो गया दोस्तों? रीडिंग एकदम से कम हो रही है, इसका मतलब एयर यहाँ पर फोर्स नहीं लगा रही है, प्रेशर नहीं लगा रही है, यानी इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है, एकदम से गिर गई, मतलब यहाँ की एयर एकदम से गायब हो गई। तो कोई कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, तो ये आप लोग का स्टॉर्म का, तूफान का संकेत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में? जरा मुझे बताइए, हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जो नीचे वाला नंबर लिखा होता है ये तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पूछे तो आंसर दोगे 1, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1। ऊपर वाली संख्या क्या बताता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताता। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है आप लोगों का दोस्तों। प्रोटॉन आपका 1 आ गया तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 - 1 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज करी थी। जो नोबेल पुरस्कार मिलता है ना आप लोग के डिफरेंट फील्ड में, तो बोला जा रहा है कि ये जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई थी। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? देखिए ध्यान रखेंगे, जो भी आप लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है आपको मतलब डिफरेंट फील्ड में जो मिलते हैं, वो आप लोगों को ये जो नाम पड़ा है नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर पड़ा है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा है। एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है? इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी, इन्होंने जो खोज करी थी, किसकी करी थी? डायनामाइट की करी थी। और आपका जो डायनामाइट है काफी एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो जब इन्होंने इसकी खोज की तो इनको काफी क्या हुआ? दुख हुआ, इनको काफी पश्चाताप हुआ। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो भी अच्छे कार्य के लिए कुछ शोध करेगा, मतलब जो भी कुछ अच्छी चीज डिस्कवरी करेगा, उसको मेरी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होगा एज अ पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी को जो अवार्ड को नाम दिया गया वो दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी गई थी डायनामाइट करी थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग के लिए क्या चीज जरूरी होती है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है बच्चों को खिलाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से। और दोस्तों यार सेशन को लाइक करना ना मत बोलो, इतने जने देख रहे हैं, लाइक केवल 3700, थम्स अप करते रहो, लाइक करते रहो। चलो आंसर बताओ। आप लोगों से एक तरफ डिवाइस दे रखी है, एक तरफ आप लोगों को कुछ क्वांटिटी दे रखी है ना, किसको आप लोग मापोगे? तो एनीमोमीटर मैंने अभी अभी बताया है। एनीमोमीटर क्या नापता है? हवा का वेग नापता है, वायु का वेग नापता है, एयर की वेलोसिटी। तो एक तो पक्का है 3 से कनेक्ट होगा, ए 3 से कनेक्ट होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? अब बी को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। सी या डी में से कोई भी देख लो। तो सी या डी में से जो हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों वो ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता नापता है। तो सी आपका 4 से कनेक्ट होगा, सी 4 से कनेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो आपका बैरोग्राफ होता है वो क्या करता है? जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दाब में जो परिवर्तन आता है वो मेजर करा जाता है बैरोग्राफ से। क्लियर? सिस्मोग्राफ आपका भूकंप नापता है, तो बी आप लोग का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? बताइए। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये कोई लिफ्ट है, इसमें मान लीजिए कोई वेइंग मशीन रखी है, आप लोग के भार तौलने की मशीन रखी है, आप लोग इस पे खड़े हो, समझ रहे हो? आपका द्रव्यमान है m, तो वेट क्या आना चाहिए आप लोगों का? भार क्या होता है सर? mg होता है। तो अभी लिफ्ट आप लोगों की चल नहीं रही है। दोस्तों अगर ध्यान रखें, लिफ्ट आप लोगों की ऊपर की ओर अगर चलती है, क्लियर, तो इस केस में जो वेट होगा, जो भार होगा, मान लीजिए ए त्वरण से ऊपर की ओर चल रही है, तो वेट होगा आप लोगों का mg प्लस ma। समझ में आ गया? और अगर आप लोगों की लिफ्ट होगी वो नीचे की ओर ए त्वरण से आ रही है, तो इस कंडीशन में जो वेट होगा, भार होगा, वो क्या होगा? mg माइनस ma होगा। तो यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, इस दौरान आपका वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। mg होना चाहिए था लेकिन mg से कुछ ज्यादा है। तो बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताओ। When the lift is going up at accelerated speed, सही लग रहा है। When the lift is coming down, नहीं, अगर आप लोग की लिफ्ट नीचे आएगी तो इस दौरान जो भार होगा वो mg से कम लगेगा। Going upward with uniform velocity, अगर सेम वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, अगर दोस्तों वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में कुछ परिवर्तन ही नहीं है तो त्वरण आपका 0 आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा तो mg प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब वही रहेगा। तो क्या होनी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन से जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जो लोहे की कील है ना, वो आप लोग मरकरी में डालोगे पारे में तब तो फ्लोट करती है, और पानी में डालने पर क्या हो जाएगी? वो डूब जाएगी। इसका कारण क्या है? बताइए। तो देखिए कोई भी चीज किसी में कब डूबेगी? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं पानी है, पानी में मैंने डाली कोई वस्तु, तो अगर उस वस्तु का घनत्व, उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो उसमें डूब जाएगी, अगर पानी से कम है तो वो उसमें फ्लोट करेगी, तैरेगी।
तो आप लोग जानते हैं जो पारा होता है, मरकरी होती है, उसकी डेंसिटी मैंने आपको पहले भी बताई थी कितनी होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम लोग बात करें पानी की तो पानी की होती है 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम लोग बात करें आयरन की तो लगभग 5,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यही तो कारण है जो आपका लोहा है मरकरी में नहीं डूब रहा। कारण क्या है? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, लोहे की मरकरी के मुकाबले कम है। अगर हम लोग बात करें लोहे की पानी में डूब रही है तो लोहे की कील की डेंसिटी कितनी है? 5,000, पानी की तो 1,000 है, इसलिए तो उसमें डालने पर कूद वो डूब रही है। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ नई आयरन डेंसिटी इज मोर देन वाटर एंड लेस देन मरकरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में रह सकती है? तो देखिए आप लोगों को पता ही है, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तो पहली वाली कक्षा को नाम देते हैं के, फिर देते हैं एल, फिर देते हैं एम, फिर देते हैं एन। तो आप लोगों का कौन सा शेल बोला है? एम शेल बोला है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2n²। पहली कक्षा का मतलब है के शेल, दूसरे का मतलब है एल शेल, तीसरे का मतलब है एम शेल। तो n बराबर एम के लिए n बराबर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखो डब लाइव प्राइम डीजे मास्टर बोल रहा है 25 फरवरी को नीरज सर की शादी है। हाँ ऑर्डर आपको ही तो दिया है कैटरिंग का मैंने। मतलब कैसे कैसे कमेंट करते हो, 25 को शादी है, कल सर का बर्थडे है, परसों ये है, परसों ये है। पढ़ाई में तो ध्यान देते नहीं हो, फिर सिलेक्शन होगा नहीं, फिर घर वाले बोलेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तू तो दिन रात पढ़ता था। अब अपने पेरेंट जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको कौन बताए कि ये कमेंट्स में तो ये कर रहे थे 25 को उसकी शादी है, 13 को इसका लगन है, 15 को इसकी ये होगा। चलो आ जाओ, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। दोस्तों जब भी आप लोग जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई 2 व्यक्ति है, आप लोगों को इनके बारे में बताना है, तो आप लोग पहले बताएंगे वो कौन से कंट्री का है, फिर बताएंगे मान लीजिए इंडिया का है तो इंडिया में भी कौन से स्टेट का है, फिर उसके बाद में बताएंगे कौन सी सिटी का है, सिटी के बाद में दोस्तों कौन से एरिया का है, एरिया में कौन से गली का है, गली में फिर कौन से हाउस का है। समझ रहे हो बात को? तो आप लोग यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बांटते हैं वो किंगडम में बांटते हैं। समझ रहे हो कि कौन से किंगडम में? किंगडम को ही समझो देश, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को पकड़ ले तो है कौन से देश का, वो बोल रहा है मैं प्लॉट नंबर 642 में रहता हूँ। अरे 642 में तो रहता है, लेकिन कहाँ पर? इंडिया का 642 या अमेरिका का कौन सा? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो? किंगडम। फिर उसको और क्लासिफाई करते हैं फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। दोस्तों ध्यान रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग का सबसे जो बेसिक है वो कौन सा हो जाएगा? स्पीसीज हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो यार आगे, ये क्या कर रहा हो? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मास हो जाएगा, मास ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो जल्दी जल्दी 1 लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर बाकी ये कल करेंगे 200 300 क्वेश्चन सैटरडे संडे को। रीजन फॉर इको, इको क्यों सुनाई देता है? आप लोग जब बोलते हो साउंड वेव्स निकलती है, अगर टकरा के वापस आ रही है, तो अगर कोई वेव्स टकरा के उसी माध्यम में आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन इन ह्यूमन प्रोड्यूस। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन क्या उत्पन्न करता है? अभी अभी मैंने बताया प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। अगर ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, कैसे एंटर करता है? ये मादा एनाफिलीज में रहते हैं, तो अगर वो मच्छर आपको काट लेते हैं तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगा। चलो आगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से आप लोगों को एनीमिया रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? तो एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? आप लोग जानते हैं, किसी भी एम मास को मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस लौट जाएगा। देखो ये वापस आ रहा है क्या? मैं इसको और तेज से फेंका तो वापस आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इतनी तेज वेलोसिटी से फेंकूं कि कभी लौट के वापस नहीं आए, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। और इसका जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर ज्यादा होता है? तो जो G बराबर 9.81 होता है वो पोल्स पे होता है, ध्रुवों पर होता है। इक्वेटर की तरफ आओगे, विषुवत की तरफ आओगे तो आप लोगों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर आप लोग ऊंचाई पे जाओगे तब भी कम होगी, गहराई पे जाओगे तब भी कम होगा। तो अब देखो, विल बी इक्वल ऑल लोकेशन, नहीं, गलत है, सभी जगह सेम नहीं है। विल बी इक्वल इन ऑल प्लेसेज ऑन अर्थ, अर्थ पे सभी जगह समान है कि नहीं? यहां पर ज्यादा है, इस जगह कम है, ये भी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? जो ये आपका NaCl कंपाउंड बना है, सोडियम क्लोराइड, ये कैसे बना है, कौन से बॉन्ड से बना है, जल्दी से बताइए। NaCl बना कैसे है? तो देखिए, बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं सह संयोजक बंध, एक होता है इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट कर लो इसको ना, इलेक्ट्रोवैलेंट। क्लियर? तो ये होगा क्या, देखो बात को समझो। देखो सोडियम क्या है, आप लोगों का एटॉमिक नंबर 11 है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो इसके भी भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए तो इसके भी भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर पूरा, सोडियम का भी स्ट्रक्चर पूरा। क्लियर? तो जब भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो जानकारी बनती है, बॉन्ड बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल, और कल क्लास आप लोगों की बहुत लंबी होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और ये वाली क्लास मिस मत करो दोस्तों, रोज 1 बजे और शाम को 4 बजे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी आप लोग इसको मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। 1 बजे और 4 बजे होती है। 1 बजे तो मैं आप लोग के साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, और 4 बजे मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ कराता हूं साइंस के। ओके, तो कल आप लोग की बहुत लंबी क्लास होगी। ये वाली क्लासेस कहाँ मिलेगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सर्च कर मेरा नाम नीरज जंगेड़, मुझे फॉलो करें। स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, सारी क्लासेज आप लोग को दिख जाएगी। ध्यान रखिए, गोल कौन सा सेलेक्ट रखना है आपको, SSC एग्जाम यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिलेगी। समझ गए? तो आप लोग अगर नए यूजर हो तो पहली बार कोई क्लास आप लोग खोलते हो तो वहां पर आप लोगों से कोड पूछता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिएगा नीरज 11 और आप लोग अनलॉक कर दीजिएगा, सारी क्लासेज आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को, अच्छा स्लाइड का कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आप लोगों को सारे कोर्स मिलते हैं, जितने भी बैचेस चल रहे हैं ना, जितने भी CGL के, CHSL के, सारे आप लोगों को बैचेस एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग इंडिविजुअल कोर्स में मिल जाएंगे, 14,755 प्लस कोर्सेज है। आप लोग को मैथ्स पढ़नी है, GK पढ़नी है, मेरे से साइंस पढ़नी है, सारे कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करो, SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करो, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो 24 महीने का है, 7200 का। एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही डाल दोगे नीरज 11, जैसे ही डाल दोगे नीरज 11 अप्लाई करोगे तो ये आपका पड़ जाएगा 6,480 रुपये का। कितने का? 6,480 का। और प्रोसीड टू पे आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और 31 से दोस्तों प्राइस हाइक हो रहा है, ध्यान रखेंगे 31 से। तो आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। हाँ, आज 6 बजे रिप्रोडक्शन होगा दोस्तों, अपना बायोलॉजी का एक चैप्टर बचा था रिप्रोडक्शन, वो 6 बजे मैं आपको करवा दूंगा, शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। इस क्लास की PDF क्लास के नीचे आपको 20-25 मिनट बाद में